हेलो बच्चों, वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री जो है ना जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों टॉपिक को मिलाकर करीब 3 से 4 सवाल आ सकते हैं। ये जेईई एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेक्टर्स 3D के अंदर हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं अभी, जिससे कि आपका जेईई मेंस के लिए फ्रीडम आ जाए, आपको आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। उसके अंदर दोनों चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड है, तो इसके जस्ट बाद हम लोग 3D ज्योमेट्री भी लेंगे। तो दोनों चीज़ें मिला करके आप प्रैक्टिस करेंगे और काफ़ी क्वांटिटी जेईई मेंस के पीवाईक्यूज में भी आपको देखने को मिलेंगे वेक्टर्स 3D के। तो कम से कम उनकी भी प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो एक अच्छा आपका बेस बन जाएगा, जिससे कि जेईई मेंस के क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो लेट अस सी सम एग्जांपल्स जिसके थ्रू हम लोग चीज़ों को क्लियर करते हैं। लेट ABC be non-coordinate vectors equally inclined to one another at an acute angle of theta. ओके, तो तीनों वेक्टर्स आपस में इक्वल इंक्लाइंड है। और एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीसरा वेक्टर ABC, और ये एंगल सब थीटा पे हैं आपस में, तीनों थीटा पे हैं। ABC इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो देखो भाई, एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, ABC बॉक्स का होल स्क्वायर। इसमें क्या लिखते हैं हम लोग? A डॉट B, A डॉट C, इस तरह से भर देते हैं हम लोग। फॉर्मूला आपको ध्यान होगा ये, B डॉट A, B डॉट B, B डॉट C, C डॉट A, C डॉट B, C डॉट C, है ना। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा। अब इसके होल स्क्वायर की वैल्यू इससे कैसे निकलती है? A डॉट A तो 1 हो गया, यूनिट वेक्टर था, और A डॉट B आपका cos थीटा हो गया, ये भी cos थीटा हो गया, cos थीटा 1, cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा 1, C डॉट C, ठीक है ना। वैसे अभी डिटरमिनेंट आप ओपन कर लो, है ना। तो एक तो प्रॉपर्टी लगा सकते हो आप, 1 प्लस 2 cos थीटा में से तीनों रो को जोड़ लिया तो कॉमन आ जाएगा, 1 1 1 cos थीटा 1, cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा 1, ठीक है ना। वैसे तो इसके फॉर्मूले याद करने से ज़्यादा अच्छा है, बट फिर भी काम हो रहा है, इजी है। 1 प्लस 2 cos थीटा, इधर से क्या करोगे आप, कॉलम वाइज इसको घटा के 0 कर लो। क्या लिखोगे? 1 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, cos थीटा 0, इसको लास्ट में घटा दो, 0 0 1 माइनस cos थीटा, कितना आ रहा है? 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर आ रहा है वहां से। तो आपको फाइनली क्या देखने को मिल रहा है? ABC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 cos थीटा टाइम्स, वहां से देखो क्या हो रहा है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग खोलोगे तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना, सिंपल। तो इसके थ्रू आप क्या पता लगा सकते हो आप? अब अंडर रूट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका जब अंडर रूट करोगे आप तो आपको मिल जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 2 cos थीटा, और ये 1 माइनस cos थीटा तो खैर पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, बच्चे कई बार मिस कर जाते हैं ये वाला फॉर्मूला। जब वेक्टर्स के बीच में रिलेटिव एंगल गिवन होता है तो हम लोग इस वाले फॉर्मूला से निकालते हैं। उनका मैग्नीट्यूड भी गिवन होना चाहिए और एंगल गिवन होना चाहिए। एक तो नॉर्मल डिटरमिनेंट IJQ वाला जो तुम जानते हो, एक तो वो यूज करते हो, एक तुम्हारा वो सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करते हो, A क्रॉस B डॉट C वाला, वहां से निकालते हो एंगल और मैग्नीट्यूड लेकर के। बट ये एक चीज जो है बच्चे मिस कर जाते हैं, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। ABCD यूनिट वेक्टर सच दैट दिस हैपेंस, ये डॉट प्रोडक्ट इस तरह से दिया हुआ है 1, एंड A डॉट C इक्वल टू हाफ दिया हुआ है। ओके, तो इनके बारे में बताना है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ABCD वेक्टर्स आपस में क्या कर रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर्स तो है ही है। A डॉट C मतलब A और C के बीच में एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। इस इंफॉर्मेशन से हमें पता चल गया कि A और C के बीच में एंगल 60 डिग्री है, ठीक है ना। अच्छा, A क्रॉस B और C क्रॉस D, ओके। तो एक चीज समझने की कोशिश करो, A क्रॉस B में क्या आएगा? A का मॉड आएगा, B का मॉड आएगा, है ना, और A और B के बीच में एंगल आएगा, मान लो sin थीटा 1, है ना। C और क्रॉस D में क्या आएगा? C का मॉडुलस आएगा, D का मॉडुलस आएगा,
फिर उसका एक एंगल आएगा साइन थीटा 2, और इन दोनों के नॉर्मल वेक्टर जनरेट होंगे, मान लो n1 और n2, तो इन दोनों वेक्टर के बीच में डॉट भी होगा, तो वहां पे cos फाई मान लो लग गया, और ये सब मिला के 1 हो रहे हैं। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं कि ABCD तो यूनिट वेक्टर है, तो बच गया कितना, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 cos फाई, ये सब 1 है मल्टीप्लीकेशन में। इसका मतलब तीनों को 1 होना पड़ेगा, इनका बाउंडेडनेस यूज करो आप, अदरवाइज ये 1 आएगा ही नहीं, क्योंकि वो सब 1 से छोटे होते हैं। तो तीनों चीजें 1 होने का मतलब समझो क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ। थीटा 1 मैंने किसके इसके बीच में एंगल लिया था, ए और बी के बीच में लिया था, तो मान लीजिए ये ए है, ठीक है, तो बी वेक्टर जो है इससे 90 डिग्री पे है, यूनिट वेक्टर है ऐसे 90 डिग्री पे, ठीक है, ये तो इसने बोला। और हमने यहाँ पता लगाया था ए और सी के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो मान लीजिए सी 60 डिग्री इधर बना रहा है, ठीक है, 60 डिग्री इधर बना रहा है, और ये जो डी है, सी और डी के बीच में एंगल भी हमने 90 डिग्री लिया है, मतलब डी वेक्टर इसके साथ परपेंडिकुलर हो रहा है, इसके साथ, पहले तो ए और बी परपेंडिकुलर थे, अब डी वेक्टर भी इससे परपेंडिकुलर है, ठीक है। और चौथी बात जो दी गई है वो ये है कि cos फाई भी 1 है। cos फाई का मतलब क्या हुआ कि a क्रॉस b से जो नॉर्मल निकला और c क्रॉस d से जो नॉर्मल निकला, दोनों नॉर्मल कोलिनियर है, मतलब a और b और c और d वेक्टर्स जो हैं एक ट्रिलेटरल डायरेक्शन में नॉर्मल दिखा रहे हैं, मतलब वो चारों वेक्टर एक प्लेन में होंगे, दैट मींस ये चारों वेक्टर एक प्लेन में होंगे, तभी ए बी का क्रॉस करने पे थंब ऊपर आ रहा है और सी डी के क्रॉस करके थंब ऊपर आ रहा है, दोनों के बीच में कोलिनियरिटी है बिकॉज ऑफ दिस cos फाई। तो इसका मतलब एक प्लेन में ही चारों वेक्टर्स और इस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। तो अब देखते हैं इससे कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ये बी सी या नॉन कोप्लेनर, ऐसा नहीं बोलेंगे हम लोग, नॉन कोप्लेनर तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बी एंड डी आर नॉन पैरेलल, हाँ ये तो बोल सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से 60 डिग्री था, यहाँ से ये अलग होगा, तो ये पैरेलल तो नहीं है बी और डी। ए एंड डी आर पैरेलल, नो नो नो, ये तो बेकार की बात है, तो ये ठीक है, ये नॉन पैरेलल चलेगा। तो इसमें बाउंडेडनेस ट्रिग्नोमेट्री का ये देखो फीचर, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे। अगर इस तरह से हम ना सोचें तो इतनी कम इंफॉर्मेशन में 4 वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना बहुत टफ हो जाएगा। लेट ए एंड बी बी 2 यूनिट वेक्टर्स सच दैट a डॉट b इक्वल टू 0, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। x एक वेक्टर दिया हुआ है वहां पे, जैसे हमने भी थोड़ी देर पहले समझाया था तुम्हें, बट यहाँ पे z नहीं है, देखो x a है y b है, z नहीं है, z मतलब ऑलरेडी 1 गिवन है, ठीक है, इनकी मर्जी है 1 दे दे। c का मॉडुलस 2 दिया हुआ है एंड c इंक्लाइंड सेम एंगल अल्फा टू बोथ a एंड b, ओके। मतलब c डॉट a मान लो किसी को जरूरत पड़ेगी कभी, तो क्या करेगा वो, c मॉड 2 ले लेगा और एंगल cos अल्फा ले लेगा। सिमिलरली ये c डॉट b के साथ भी सही होगा, ठीक है ना, जब भी डॉट की जरूरत पड़ेगी तो, ओके। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास है, इसको एक बार करते हैं हम लोग डॉट। सी का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ 2, चलो तो एक बार उसी इक्वेशन को डॉट कर रहा हूं मैं विथ ए, तो क्या होगा, सी डॉट ए तुम्हारा जनरेट हो जाएगा 2 cos अल्फा, उस तरफ क्या होगा, ए डॉट ए 1 हो जाएगा यूनिट वेक्टर के कारण से, ए डॉट बी 0 हो जाएगा और उधर भी डॉट खत्म हो जाएगा, तो आपको एक्स पता चल गया। उस तरह से आपको डॉट करना है विथ वाई, विथ बी, सॉरी, इससे क्या निकलेगा, बी के साथ डॉट करो तो बी डॉट ए 0 हो जाएगा, बी डॉट बी यहाँ 1 हो जाएगा, तो इसका तो वहां से ही पता चला कि 2 cos अल्फा इज इक्वल टू वाई, ठीक है, इतना तो पता चल गया। तो ही वेरिएबल यहाँ पे थे, दोनों हम वहां रख देंगे। अब हम लोग मॉडुलस के चक्कर में लग जाते हैं, तो हमें एंगल निकालना है, तो c का मॉडुलस 2 है, ओके। तो c वेक्टर को हम देख लेते हैं एक बार, c वेक्टर कितना दिखा रहा है, 2 cos अल्फा टाइम्स a प्लस बी वेक्टर प्लस a क्रॉस b वेक्टर, ठीक है ना। तो एक काम करता हूं, मैं इसको स्क्वायर करता हूं, है ना, तो c स्क्वायर करूंगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, स्क्वायर कर रहा हूं, इधर से क्या होगा, 4 cos स्क्वायर अल्फा a प्लस बी का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करूंगा तो ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं 90 डिग्री पे हैं, तो ये 1 आ जाएगा, और प्लस 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 टाइम्स a प्लस बी cos अल्फा, सॉरी cos अल्फा बाद में लिखूंगा मैं,
डॉट कर लेता हूँ ए क्रॉस बी, तो ये तो खैर खत्म हो गया। कैसे? ए का ए के साथ डॉट होएगा यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो ये उड़ जाएगा, और बी का भी डॉट उड़ जाएगा, तो ये तो टर्म नहीं है, किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये 1 यहाँ से हटा के इधर कर लेता हूँ, 3 4 cos स्क्वायर अल्फा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बताओ आप कितना आएगा? ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 और 2ab डॉट तो आएगा नहीं क्योंकि परपेंडिकुलर है, बस इतना रह गया। तो 8 cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? यहीं से डायरेक्टली वही चीज आ रही है, 8 cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है ना? A and B are two vectors. C is a vector like this. C अल्फा और बीटा के टर्म्स में with A and B involved है। ठीक है, हम देख लेंगे। Projection of C on this vector is this much, right? Okay. तो हम लोग देखें एक बार कि ये जो बातें ये कर रहे हैं, इसमें काम का चीज तो मेरे को लग रहा है सी डॉट सी दिख रहा है। इसको आप एक बार इसको जरा लिख के देखो, अब सी स्क्वायर हो गया माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी। सी को जरा इस तरह से देखो आप, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अल्फा ए प्लस बीटा बी। तो कैसा वेक्टर होता है अल्फा ए प्लस बीटा बी? ए और बी के प्लेन में होता है, और ए क्रॉस बी क्या होता है? जैसे ए ऐसे है, बी ऐसे है, ये अल्फा ए प्लस बीटा बी ऐसा वेक्टर हो गया, और ए क्रॉस बी तो ऐसे 90 डिग्री पे आ गया। इनके साथ डॉट करेंगे तो जीरो ही आएगा ना। तो ये टर्म तो कोई काम का नहीं है, ये टर्म हटा दो। सिर्फ सी स्क्वायर ये है एक्चुअल में, सिर्फ सी स्क्वायर के बारे में बात करनी है। ओके, तो लेट्स फोकस ऑन सी स्क्वायर। ओके, यहां से कुछ मिलेगा हम लोग को, प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन दिस वेक्टर। तो ए प्लस बी निकाल लो पहले। तो ए प्लस बी कितना दिखा रहा है? 2i 2 1 3i प्लस 3j, बस इतना ही दिखा रहा है। 2i 3i 3j के कट गया। ओके, तो ये तुम्हारा ए प्लस बी हो गया। अब इसके ऊपर प्रोजेक्शन सी का, ओके, 3√2 है। तो कैसे करते हैं हम लोग प्रोजेक्शन? सी डॉट इस जिसके लॉन्ग प्रोजेक्ट करते हैं उसका यूनिट वेक्टर लेते हैं। ए प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेना पड़ता है हमें, तो मॉड ए प्लस बी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमारा हो गया 3√2, सॉरी। ठीक है, अब देखो इसमें ए प्लस बी वेक्टर तो मेरे पास है, ए प्लस बी वेक्टर इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर। तो ए प्लस बी का मॉडुलस भी निकाल लेंगे हम लोग, तो रख लेते हैं। तो सी डॉट यहां से कितना आ रहा है? ए प्लस बी मतलब 3 टाइम्स आई प्लस जे लिख लो, और नीचे इसका मॉडुलस निकालोगे तो कितना आएगा? 3√2 आएगा, इक्वल टू 3√2 आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 काट देता हूं मैं। नाउ सी डॉट आई की जो बात चल रही है ना, इसके लिए सी मेरे को वहां से लाना पड़ेगा, यहां से अल्फा बीटा में कुछ डील होगा, है ना। तो एक काम करता हूं मैं, पहले वहां से कुछ लेके आता हूं। तो सी जो है अल्फा टाइम्स, मैं एक काम करता हूँ कोऑर्डिनेट्स में लिख लेता हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाएगा, ऐसे, प्लस बीटा टाइम्स 1 2 1, ऐसे भी कोई शॉर्ट फॉर्म आप यूज किया करो। तो 2 अल्फा प्लस बीटा कॉमा 2 अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस 2 बीटा और अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स इसके आ गए। इसको मैं यहां ले आता हूं सी डॉट के साथ। तो 2 अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस 2 बीटा कॉमा बीटा माइनस अल्फा, ये आई जे के में है, तो मैं डॉट में ऐसे लिख लेता हूं आई प्लस जी इज इक्वल टू कितना लिखूं बताओ? ये 6 लिख लेता हूं, इधर इधर ले जाकर के मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 2। अब इसको डॉट करें, डॉट करेंगे तो ये आई और जी और के का कॉम्पोनेंट है ना,
तो इसके साथ कितना आ जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा, और इसके साथ आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 6। तो यहां से आ रहा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, ये जानकारी यहां से आ रही है। ठीक है, ओके। और सी वेक्टर हमारे पास था, तो सी के मॉडुलस में अभी हम लोग फिर से इंटरेस्ट लेंगे। तो सी का मॉडुलस इसी से निकालते हैं। तो सी का मॉडुलस यहां से हमें सी स्क्वायर निकालना है ना, तो सी स्क्वायर हो जाएगा कितना 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस 2 बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे हम लोग, है ना, और इसमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 यूज करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा का 2 बाद में यूज करता हूं मैं, फिर इसको ओपन करता हूं 4 अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा बीटा बीटा स्क्वायर, ये तो उसका डबल हो जाएगा, और प्लस नहीं डबल नहीं होगा, सॉरी, प्लस उसका कोएफिशिएंट अलग है, प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 4 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब चेक करें कितना कितना हुआ, अल्फा स्क्वायर कितना आ गया 4 5 6, और अल्फा बीटा वाले टर्म्स कितना, वो भी 6 टाइम्स अल्फा बीटा आ गए, और बीटा स्क्वायर वाले भी उसे आएंगे होंगे 4 5 6। ठीक है ना, तो इस सब में ऐसे आ गया। ओके, और काम करते हैं हम लोग, इसके यूज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा 2 है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के जगह पे भरेंगे हम लोग अब 2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आने वाला है 6 टाइम्स, देखो कितना आ रहा है अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, वहां से एक अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 2 अल्फा, और यहाँ पे आ रहा है माइनस 2 अल्फा और प्लस 4 आ रहा है। ठीक है, इसको लिख लेंगे हम लोग 6 इंटू अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो इसका मिनिमम वैल्यू आपका 6 इंटू 3 आ जाएगा विच इज 18। ठीक है ना, तो मिनिमम वैल्यू जनरेट करना था इंटू 18। तो इसमें काम है, थोड़ा अलजेब्रिक एक्टिविटी होती है वेक्टर्स में, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करी है, तो तुम समझ जाओ कि वो वेक्टर, अच्छा ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है कि वो क्या डॉट कर रहे हैं वो लोग। तो ए क्रॉस बी तो ऑब्वियसली प्लेन से बाहर आ गया, तो डॉट करके तो जीरो ही आएगा। तो इस तरह से आप क्विकली समझ सकते हो कि एक्सप्रेशन इतना बड़ा नहीं था, छोटा था। Given the vertices A, B, C, D of a tetrahedron, length of altitude drawn from vertex D. Okay. तो अगर आपके पास ये टेट्राहेड्रॉन है, ऑलराइट, इसमें आपका बेस में A, B, C 3 वर्टिसेस हैं, यहाँ से D से आपको अल्टीट्यूड डेवलप करनी है। ठीक है ना, जिससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वॉल्यूम से स्टडी करते हैं। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन कितना होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, है ना, ये होता है। और वॉल्यूम आप कैसे निकालते हो टेट्राहेड्रॉन का, यहाँ पे अगर मान लो ये तीनों वेक्टर्स को आप नाम दे दो कुछ इसके रिलेटिव, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है ना, अज्यूमिंग कि ये अपन देख लेंगे, घटाकर देख लेंगे, इसको रिलेटिव टू डी करना है, और ये जो वेक्टर्स है नीचे में बेस एरिया जनरेट करते हैं आपको। तो काम करता हूं मैं, डी तो ऑरिजिन है नहीं, है ना, तो अपन ए बी सी वैसे नहीं लेते हैं। ठीक है ना, अपन एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, ऐसे वेक्टर में घटा दूंगा। ठीक है, ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर वाइज ही देखते हैं हम लोग, मान लो ऐसे। ठीक है, तो जो वॉल्यूम की बात आएगी, तो वॉल्यूम तुम घटा के निकाल लेंगे। कैसे वॉल्यूम कैसे निकालते हो आप, 1/6 ये वेक्टर घटा लो, डी ए घटा लो जरा, डी में से ये घटा लो, तो -5 -2 तो -7 -4 -3 -7 8 -1 7 ऐसे। ठीक है, फिर उसी तरीके से मैंने किस में से किसको घटाया, डी ए वेक्टर ए में से उसको घटा +7 करो,
+7, ठीक है, उससे साइन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। dv ले लो, तो dv का मतलब हो गया इसमें से जो घटाओ तो 9, 5 और ये -10, ठीक है। और उसी तरीके से dc ले लो, तो ये आ गया 11 -7 -1, ठीक है ना। आप घटा कर देख लेना इसमें 11 7 -1, ठीक है ना। इसका मॉडुलस ले लेंगे अपन, तो इससे आपको वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा। वॉल्यूम आ गया, यहाँ से डेटा आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो अब मैं इसको यहीं पे रखते छोड़ देता हूँ इसको, ये आप वहां से निकाल दिया, ठीक है ना। वॉल्यूम वहां से रेडी हो गया। बेस एरिया कितना आ गया इनटू हाइट। तो बेस एरिया के लिए क्या करते हो आप, बेस एरिया के लिए आप क्रॉस करते हो। बेस एरिया मतलब ये वाला बेस का एरिया। तो बेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिख देता हूं मैं, हाफ, आप मान लो यहाँ 2 वेक्टर ले लो, ये b माइनस ए वेक्टर, a माइनस बी वेक्टर ले लो, कोई भी ऑर्डर में क्रॉस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। a माइनस बी वेक्टर क्रॉस c माइनस बी वेक्टर, ठीक है। ये 2 वेक्टर को मॉड निकाल लेना, तो इससे आपका बेस एरिया आ जाएगा। आप कर सकते हो ये काम। हाफ मॉड बाद में निकालेंगे, पहले तो डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो i j k, a में से b घटा लें, a में से b घटा लें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 2 3, और नेक्स्ट c में से b घटा लें, तो यहां से आ जाएगा 2 2 7 - 2 9, ठीक है ना। तो इसके मॉडुलस से आपको निकालना है, क्या निकालना है, इसके मॉडुलस से आपको निकालना है ये बेस एरिया, ठीक है ना। तो बेस एरिया आपका यहाँ से जनरेट हो गया, वॉल्यूम वहां से जनरेट हो गया, ठीक है ना। वॉल्यूम यहाँ से जनरेट हो गया, तो दोनों चीजों को लेकर आएंगे तो हमारा हाइट निकलेगा। तो बस आप ये तीनों कैलकुलेशन कर लेना, आपको तो बस यही काम करना है। वॉल्यूम वहां से लाना है, बेस एरिया यहाँ से लाना है, और आपको हाइट मिल जाएगा। तो हाइट विल बी इक्वल टू हाउ मच, हाइट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स वॉल्यूम अपॉन बेस एरिया। बस, तो आपको वॉल्यूम यहाँ भी डालना है, और ये बेस एरिया मैग्नीट्यूड निकाल के नीचे डालना, 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो कैलकुलेशन आप कर लेना, हो जाएगा आपसे। लेट द वेक्टर दिस बी वर्टिकल। तो वर्टिकल वेक्टर ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन इनका कहने का मतलब है कि कोई एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिसका ये नॉर्मल है। ये वेक्टर जो इनकी बात कर रहे हैं ये नॉर्मल वेक्टर है किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन का। इनका मन इनके हिसाब से एक प्लेन को हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं। और फिर लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप ऑन अ प्लेन विथ नॉर्मल दिस। तो एक दूसरा प्लेन है जो इससे इंक्लाइंड है सर्टेन एंगल पे, ये मान लो दूसरा प्लेन है। ऐसे बनाता हूं थोड़ा सा, ऐसे, ये दूसरा प्लेन जो इससे इंक्लाइंड है। लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है, उसमें चलता ये है कि आपको जैसे कि इसके ऊपर इस प्लेन के सतह से आपको इसके ऊपर चढ़ना है, तो आप इसका जो एज है, जैसे ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन देख रहे हो आप दोनों प्लेन का, इस लाइन से आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलोगे आपको तो ऊंचाई आपकी अच्छी बढ़ेगी। इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। क्या है ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन? दोनों प्लेन्स का हो गया, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, दोनों इसके ऊपर नॉर्मल दिया हुआ इन्होंने, B दिया हुआ है इनके ऊपर। तो आपको क्या करना है, प्लेन 1 प्लेन 2 जैसे ऐसे इंक्लाइंड है, प्लेन 1 प्लेन 2 ऐसे इंक्लाइंड है, तो आपको प्लेन 2 पे एक डायरेक्शन पकड़ना है जिसमें आपको ज्यादा तेज गति से राइज मिले। अब ऐसे जाओगे तो धीरे धीरे राइज करोगे, इससे ये जो एज था यहाँ पे, ये जो परपेंडिकुलर एज बनाया, इससे परपेंडिकुलर निकल के जाओगे तो आपका राइज इस इंक्लाइंड प्लेन पे ज्यादा होगा, इस डायरेक्शन में चलोगे तो। इस डायरेक्शन की सर्च हो रही है ना। तो आपको पता है कि दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलॉन्ग कौन सा वेक्टर होता है, जो क्रॉस करके आ जाता है। इसके अलॉन्ग वेक्टर आपको मिल जाएगा A क्रॉस B, लाइन के अलॉन्ग, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलॉन्ग, ठीक है। और ये वेक्टर क्या है, इस वेक्टर की खासियत देखो क्या है, जो वेक्टर हम लोग निकालना चाह रहे हैं C, ये वेक्टर कैसा है, ये वेक्टर इस एज से परपेंडिकुलर है, A क्रॉस B इस वेक्टर से परपेंडिकुलर है, और साथ में इस प्लेन के अंदर है, इस प्लेन के सतह में है,
इसका मतलब इसके जो नॉर्मल वेक्टर बी वेक्टर है जो इस प्लेन से बाहर निकल रहा है उससे भी परपेंडिकुलर है वो। आप समझो ऐसे था ये, इससे परपेंडिकुलर है वो, और इस प्लेन का जो नॉर्मल है उससे परपेंडिकुलर है। तो दोनों से परपेंडिकुलर अगर आप करना चाहते हो तो उसका वेक्टर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? ए क्रॉस बी तो एक वेक्टर हुआ और दूसरा वेक्टर बी हुआ, ये दोनों से परपेंडिकुलर होना चाहते हो तो इसका मतलब इसको बीच में क्रॉस कर लो, तो इससे एक वेक्टर जनरेट होगा। साइज तो नहीं डिसाइड हो पाएगा लेकिन इससे एक वेक्टर जनरेट होगा जो इस डायरेक्शन में ऑपरेट करेगा। तो सी वेक्टर जो ऑपरेट करेगा दैट विल ऑपरेट इन दिस डायरेक्शन विच इज अलोंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर और प्लेन के अंदर ही रहेगा वो, इसलिए हम लोगों ने ऐसा वेक्टर बनाया। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, रीजन में ये लिख रहे हैं कि लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट लॉग इसके लॉन्ग आता है, तो ये रीजन तो ठीक है, रीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वेक्टर हम लोग निकाला वही वेक्टर इनके पास भी है। तो अब देख लेते हैं, कैलकुलेशन देख लेते हैं ना। तो कैलकुलेशन में क्या आएगा, अगर इस कैलकुलेशन को निकालना चाहते हो क्योंकि ये वेक्टर भी निकाल रखा है इन्होंने, तो ए डॉट बी आएगा टाइम्स बी माइनस बी डॉट बी टाइम्स ए। तो अभी निकालते हैं ए डॉट बी, ये वेक्टर यहाँ है, बी वेक्टर यहाँ है, तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा 2 - 1 + 1, तो 2 आ गया, तो 2b हो गया। और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 5 6 से आ गया, तो ये वो वेक्टर होना चाहिए। तो लेट अस सी कितना वेक्टर आ रहा है 2 - 1 1, मैं IJK नहीं लिख रहा हूँ, तुम समझ जाना कि IJK वहां है 1 1 1, तो कितना हो गया ये 4 - 6 -2 -2 -6 -8 और 2 - 6 -4 ऐसा आ रहा है 4 - 6 -2, ठीक है ना, ऐसा वेक्टर आ रहा है -2i। अब जैसे जैसे अगर देखा जाए तो इस तरह का वेक्टर इन्होंने बनाया, तो ये वेक्टर इससे कोलिनियर तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखो इसमें साइन स्कीम तीनों माइनस है और इसमें एक उल्टा साइन है। भाई अगर आप कोई वेक्टर जनरेट भी करना चाहते हो तो इसमें कैसा दिखेगा, ये लैम्डा टाइम्स मेरे हिसाब से i + 4j + 2k दिखेगा। मैंने क्या किया 2 कॉमन ले लिया है, 2 कॉमन ले लिया, -2 कॉमन ले लिया, तो i 4j और 2k। तो इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, ये वाला माइनस साइन का प्रॉब्लम आ रही है, प्रोपोर्शनलिटी तो है उसके साथ, तो ये अपना एडजस्टमेंट सही नहीं है, तो ये ठीक है, ये A is false and R is true, बट डायरेक्शन पकड़ने का तरीका यही है, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट लॉग। आपको क्या करना है, एक बार रिवाइज कर लो, दोनों प्लेन को पहले क्रॉस करना है A क्रॉस B, और उसके बाद जो सेकंड प्लेन जिसके ऊपर आप लाई कर रहे हो उसके साथ वापस क्रॉस करना है B के साथ, उसके नॉर्मल के साथ। x y z be 3 vectors each of magnitude √2, ठीक है, an angle between each of them is π/3, π/3 इधर थोड़ा सा हो गया है, इसका मतलब हम x डॉट y कभी निकालना चाहते हैं तो निकल जाएगा √2 और cos थीटा से 1/2 आएगा, तो ये 1 आ रहा है x डॉट y। इस तरीके का आपको x डॉट z भी आ जाएगा और y डॉट z भी इतना ही आ जाएगा, ठीक है। ये JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है ये। A is a vector co-perpendicular to x and y cross z, तो अभी जैसे हमने परपेंडिकुलर बना रहे थे तो A वेक्टर को हम लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स x क्रॉस y क्रॉस z लिख सकते हैं, ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, लैम्डा x डॉट z टाइम्स y x डॉट z टाइम्स y माइनस x डॉट y टाइम्स z, ठीक है। अब देखो x डॉट z भी 1 है कुछ और है, एक मिनट, √2 इसकी मॉडुलस आ गई, ठीक है, ओके। तो इसमें कितना आएगा x डॉट z, ठीक आ रहा है, ये आ गया लैम्डा y माइनस z आ गया, ठीक है, लैम्डा y माइनस z आ गया। उस तरीके से आप b भी निकाल सकते हो। b वेक्टर के बारे में क्या बोला है कि परपेंडिकुलर टू y एंड z है ना, तो b वेक्टर भी आप चाहो तो निकाल लो,
y क्रॉस z क्रॉस x, इसको भी निकाल के देखना आप, है ना। ये लग रहा है कि ये भी z माइनस एक्स टाइप का कुछ आ जाएगा, मतलब इसको कोई प्रोपोर्शनलिटी मान लो म्यू z माइनस एक्स आ जाएगा। आप निकाल के देखना ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट खोल कर, ठीक है। तो ए और बी वेक्टर्स के बारे में पता चला कुछ, लैम्डा म्यू अभी मालूम नहीं है ना। फिर क्या हम कर सकते हैं इसके अंदर, डॉट कर सकते हैं। जैसे ए वेक्टर इसके साथ ऐसा है ना, इसके साथ हम लोग डॉट कर सकते हैं। मान लो इसको हम लोग y के साथ डॉट कर दें इसको, क्योंकि हमें ऑप्शन में कुछ दिख रहा है ए डॉट वाई टाइप का, तो ए डॉट वाई निकाल देंगे इधर, तो इधर से कितना लैम्डा निकलेगा, लैम्डा वाई स्क्वायर माइनस वाई डॉट जेड आएगा, जो कि लैम्डा वाई स्क्वायर 2 हो जाएगा √2 का स्क्वायर करने के चक्कर में। तो लैम्डा की वैल्यू हम लोग जनरेट कर पा रहे हैं कितना, ए डॉट वाई, लैम्डा की वैल्यू जनरेट कर पाए ए डॉट वाई। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन एक ठीक है, मतलब ये इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, ये ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं ये सब, ये वाला गलत है, ये बी सही है, ये मोर देन वन करेक्ट में आया था ये, तो ये बी सही है, ठीक है। अब इसका भी देख लेते हैं, तो इसको अगर बी के साथ देखा जाए, बी डॉट जेड किया है ना, तो बी डॉट जेड करते हैं इसको हम लोग, इसको बी के साथ डॉट जेड करते हैं, तो कितना आ रहा है, म्यू जेड स्क्वायर वही 2 और फिर ये -1 करके यहाँ से भी आ जाएगा, तो म्यू की वैल्यू आ रही है बी डॉट जेड। तो अभी तो देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो ये तो नहीं चलेगा, ये तो रॉन्ग है, ये तो नहीं चलेगा, ठीक है। अब एक चीज और किया गया है इसमें सिस्टम में, ए डॉट बी भी ऑपरेट किया गया है, तो अभी दोनों को पकड़ के और डॉट कर लेते हैं। तो ए डॉट बी करेंगे तो क्या निकलेगा बताओ, लैम्डा म्यू निकलेगा, वाई माइनस जेड डॉट जेड माइनस एक्स निकलेगा, ठीक है। तो लैम्डा म्यू तो हमारे पास है ही है ना, अब केवल इनको डॉट करना है, तो वाई डॉट जेड 1 माइनस एक्स डॉट जेड 1 जेड डॉट माइनस जेड डॉट 2 हो गया और +1 हो गया, ठीक है। तो इससे आपको कितना निकल के आ रहा है, माइनस लैम्डा म्यू निकल के आ रहा है, और लैम्डा और म्यू हमारे पास है, यहाँ पे म्यू है और यहाँ पे लैम्डा है, तो इसके हिसाब से ये ऑप्शन भी ठीक है, इस ऑप्शन में तो माइनस आया वहां से लैम्डा और ये म्यू, ये लैम्डा है और ये म्यू है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने आज कई क्वेश्चंस किए, जिसमें कुछ जेईई एडवांस के भी क्वेश्चंस हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि इन क्वेश्चनों से आपको मेंस के अंदर भी फायदा होता है। कई क्वेश्चंस मेंस में जेईई क्वेश्चंस का डुप्लीकेट होते हैं या उसी को रिपीट कर देते हैं ये लोग, तो आपको जेईई एडवांस के क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस होनी चाहिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस सब ना करें, लेकिन कम से कम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करें जो कि हो सकता है कि जेईई मेंस में भी आ सकता है, या आप पकड़ सकते हो कुछ सिंपलर क्वेश्चंस को, आप वहां से भी उठा सकते हो। ये कंप्लीट प्रैक्टिस अगर आप करते हो पीवाईक्यू का, जिसमें मेंस भी रहता है और थोड़े क्वेश्चंस एडवांस के रहते हैं, आप तो समझ जाते हो कि कौन से क्वेश्चंस कितना लंबा होता है जेईई एडवांस का, तो छोटे क्वेश्चंस को आप वहां से भी आप प्रैक्टिस करो, तो आपको फिर पीवाईक्यू जो है, जेईई एडवांस वाले पीवाईक्यू मेंस वाले दोनों मिला करके आपकी काफी अच्छी मदद कर देंगे क्वेश्चंस को पकड़ने में जेईई मेंस के अंदर। थैंक यू।